कल जो यूनिवर्स था वह इवोल्व होकर आज वर्तमान के यूनिवर्स में बदल चुका है। इसके लिए टाइम क्या है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि टाइम को मेज़र करना इम्पोर्टेंट है। दुनिया के सबसे गहरे और रोचक सवालों में से एक ये है कि समय क्या है। आमतौर पर हम घड़ी की घूमती हुई सुइयों को ही समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। समय को मापने का कोई भी यंत्र समय नहीं हो सकता। यंत्र तो केवल एक माध्यम है जो हमारी सुविधाओं की पूर्ति के लिए बनाया गया है। तो फिर समय क्या है? समय है भी या नहीं? ऐसे ही कुछ सवाल अभी आपके मन में भी उठ रहे होंगे, लेकिन फिक्र मत कीजिए, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएंगे। ये तो आप सब मानते ही होंगे कि फिजिक्स और साथ में दूसरी साइंसेस भी ऑब्जर्वेशंस पर आधारित है, और ख़ास करके क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस पर, यानी किसी घटना या किसी एक्सपेरिमेंट के न्यूमेरिकल मेजरमेंट लेना और फिर उसका एनालिसिस करना। लगभग 400 साल पहले गैलीलियो ने चीज़ों के मोशन को लेकर यही किया। उन्होंने एक गेंद को ढलान पर लुढ़कने के लिए छोड़ दिया और फिर उसके मोशन को परखना शुरू किया। केवल परखना ही नहीं, बल्कि ये भी मापना कि वह कितने समय में कितनी दूरी तय करती है। गैलीलियो के टाइम पर दूरी को मापने के लिए तो पर्याप्त साधन मौजूद थे, लेकिन समय को एक्यूरेटली मेज़र करने के लिए कोई खास प्रणाली तब तक विकसित नहीं हुई थी। गैलीलियो को एक ऐसी चीज़ चाहिए थी जो समय में एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीट होती रहे। थोड़ा खोजबीन करने पर उन्हें वो चीज़ मिल भी गई, उनकी धड़कन। जी हाँ, गैलीलियो ने अपने पहले एक्सपेरिमेंट में समय को मापने के लिए खुद की पल्स का धमनी का इस्तेमाल किया, जो कि इक्वल टाइम इंटरवल्स को मेज़र करने में काफ़ी हद तक अच्छा साबित हुआ। इस एक्सपेरिमेंट से समय की दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हमारे सामने शीशे की तरह साफ हो रही है। एक तो ये कि समय को हम किसी घटना के बीच के अंतराल से ही जान सकते हैं। जैसे डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच का अंतराल है, ठीक वैसे ही टाइम दो घटनाओं के बीच का अंतराल है। दूसरा ये कि टाइम को, समय को मापने के लिए रिपीटेटिव मोशन चाहिए होगा, एक ऐसी मूवमेंट जो खुद को दोहराती रहे, यानी पीरियोडिक मोशन। प्रकृति में पीरियोडिक मोशन के ढेरों ऐसे उदाहरण मौजूद है जो हमें समय का एहसास कराते हैं और साथ ही उसे मापने की सुविधा भी हमें देते हैं। जैसे दिन और रात का होना। दिन और रात बार बार होते हैं, पर क्या ये सच में पीरियोडिक है? क्या सभी दिन बराबर होते हैं? ऐसा लगता तो है, पर क्या इसे टेस्ट करने का कोई तरीका है? इसे टेस्ट करने का एक तरीका तो ये है कि हम इसे किसी दूसरे पीरियोडिक फिनोमिना से कंपेयर करें। एक आवर ग्लास अच्छा रहेगा। आवर ग्लास की मदद से एक दिन को कई सारे छोटे और बराबर टाइम पीरियड्स में बांटा जा सकता है। हमें बस चाहिए कि कोई उसके पास खड़ा रहे जो रेत के आखिरी कणों के सरकते ही उसे पलट दे। इस तरह से हम ये पक्का कर सकते हैं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। समय यानी टाइम को मेज़र करने के लिए हम जिन यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं वो किसी न किसी रूप में बार बार दोहराए जाने वाले इवेंट्स को ही सिंबलाइज करती है, चाहे वो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर हो या फिर एक पेंडुलम का ऑक्सीलेटरी मोशन। कभी आपने पेड़ों को कटते हुए देखा? उनके तनों में बहुत से कॉन्सेंट्रिक रिंग्स पाए जाते हैं जो हर 7 साल या 10 साल में एक रिंग बनता है। ये भी एक पीरियोडिक इवेंट है, एक नेचुरल क्लॉक। अभी तक की इन बातों से हम केवल यही जान और समझ पाए हैं कि टाइम को किसी पीरियोडिक इवेंट के रिपीटेटिव मोशन से ही डिफाइन किया जा सकता है। समय क्या है, इसे पूरी तरह से समझने के लिए हमें कुछ दूसरे पहलुओं पर भी विचार कर लेना चाहिए। जैसा कि आमतौर पर आदमी दो तरीक़ों से समय को अनुभव करता है, या यूँ कहूँ कि टाइम दो तरह का होता है, फिज़िकल टाइम और साइकोलॉजिकल टाइम। आपको ये सुनने में अजीब लगा होगा, पर अभी हम इसके बारे में बात करेंगे तो आपको बात साफ हो जाएगी। टाइम यानी मूवमेंट। फिज़िकल वर्ल्ड में कोई भी घटना घट रही है तो ये सब टाइम के मूवमेंट के कारण ही हो पा रहा है। फिज़िकल टाइम प्रकृति में घट रही घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। सूर्य के अंदर हो रहे नाभिकीय विस्फोटों से पैदा हुई ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मा के रूप में उसकी कोर से निकलकर सतह पर पहुंचती है और फिर एक लंबी छलांग लगाकर खाली अंतरिक्ष में भ्रमण करते हुए आखिरकार पृथ्वी तक आती है। ऐसी ही अनंत तरह की और भी क्रियाएं इस ब्रह्मांड में निरंतर हो रही है, और इन्हीं क्रियाओं से हमें समय के होने का सतत बोध भी होता है। यदि हमारे यूनिवर्स में अचानक सभी क्रियाएं रुक जाए, सब कुछ स्थिर हो जाए, तो क्या आप समय की कल्पना भी कर सकते हैं? नहीं ना। बस तो इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि टाइम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके कारण चीज़ें गति कर पाती है और जो फिजिकल प्रोसेसेस के होने में प्रेरक है।
थर्मोडायनेमिक्स के नियमों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड की कुल एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहती है, लगातार, ये कभी कम नहीं होती, और शायद इसीलिए समय का बहाव भी एक ही दिशा में रहता है। अब जब एंट्रोपी का जिक्र हमने कर ही दिया है तो इसे थोड़ा गहराई से देखने में क्या हर्ज। जैसे हफ्ते 10 दिन में हम सभी अपने घरों में इधर उधर हुए सामान को क्रम से उसकी ठीक जगह पर जमा कर रखते हैं ताकि वक्त पर वह काम आ सके और साथ ही दिखने में भी अच्छा लगे। यानी हम एक तरह से अपने आसपास ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 1-2 दिन बाद ही वो सामान इधर उधर होना शुरू हो जाता है। होता क्या है कि डिसऑर्डर की स्थितियाँ ऑर्डर की स्थिति से संख्या में बेहद ज़्यादा है। एक ही सामान बहुत सारी गलत जगहों पर हो सकता है, जिसे फिजिक्स की भाषा में डिसऑर्डरली स्टेट्स कहते हैं। तो जितने ज़्यादा सामान उतनी ज़्यादा डिसऑर्डरली स्टेट्स, और क्योंकि कोई चीज़ बजाय ऑर्डर के डिसऑर्डर की स्थिति में ज़्यादा तरीक़ों से रह सकती है, इसलिए यूनिवर्स की स्टेट ऑर्डर से डिसऑर्डर में निरंतर बदल रही है। ये जो डिसऑर्डर का मेज़रमेंट है, यही एंट्रोपी है। वैसे तो एंट्रोपी किसी सिस्टम की स्टेट को लेकर हमारी अज्ञानता को भी दर्शाती है, लेकिन अभी हमारी चर्चा का टॉपिक ये नहीं है। तो समय के बहाव में एंट्रोपी का क्या रिलेशन है, ये समझने के लिए हमें अणुओं के स्तर पर जाना होगा, बल्कि और भी भीतर, परमाणुओं तक। एटम्स का 99% हिस्सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड से घिरा होता है, जो कि बोर की एटॉमिक थ्योरी के अनुसार अलग अलग एनर्जी लेवल्स को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। एनर्जी के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स के एंगुलर मोमेंटम और स्पिन की स्टेट्स भी अलग अलग हो सकती है, और ये सभी मिलकर क्वांटम नंबर्स का एक सेट तैयार करते हैं, जो कि न दिखने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एक एटम के अंदर क्या स्थिति होगी ये तय करते हैं। क्वांटम नंबर्स का हर एक सेट एक अलग स्टेट को सिंबलाइज करता है, और जिस स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज़्यादा स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्थिर रह सकते हैं, वो होती है ग्राउंड स्टेट। बाकी सब एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं। इलेक्ट्रॉन्स की तरह ही और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और फोटॉन्स आदि भी रिस्ट्रेन में होने पर कुछ इसी तरह का बर्ताव करते हैं। कोई भी सिस्टम या तो ग्राउंड स्टेट में होगा या फिर अपनी किसी एक्साइटेड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट सबसे ज़्यादा स्थिर होने के कारण ऑर्डरली स्टेट है, और जैसे जैसे सिस्टम इवॉल्व होता है वो अपनी एक्साइटेड स्टेट्स की तरफ, डिसऑर्डर की तरफ मूव करने लगता है। फंडामेंटल लेवल पर यूनिवर्स का यही मूवमेंट टाइम है, फिजिकल टाइम। एक और बात, फिजिकल टाइम हमेशा प्रेजेंट में, वर्तमान में ही एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कल जो यूनिवर्स था वह इवॉल्व होकर आज वर्तमान के यूनिवर्स में बदल चुका है, जो कि थर्मोडायनेमिक्स के नियमों के अनुसार एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसे बदला नहीं जा सकता। इसका साफ मतलब ये हुआ कि टाइम में पीछे की ओर लौटना संभव ही नहीं है। पास्ट में टाइम ट्रेवल की ही नहीं जा सकती। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार केवल भविष्य में ही हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, और वो भी सही मायनों में टाइम ट्रेवल नहीं बल्कि टाइम डायलेशन है। इसे ठीक से समझना। टाइम डायलेशन माने किसी इंसान के लिए किन्हीं खास परिस्थितियों में समय की चाल धीमी हो जाती है। वह टाइम में ट्रेवल नहीं करता, बल्कि उसके लिए बाकी की दुनिया के कंपैरिजन में टाइम धीरे गुजरता है। तो यदि ऐसा है कि टाइम ट्रेवल किया ही नहीं जा सकता, तो ये वैज्ञानिकों के बीच इतनी बड़ी चर्चा का विषय क्यों है? क्यों सभी साइंस फिक्शन मूवीज़ में टाइम ट्रेवल का इतना बड़ा क्रेज़ है? ऐसा इसलिए क्योंकि आमतौर पर आदमी फिजिकल टाइम को साइकोलॉजिकल टाइम से जोड़ लेता है। जैसे फिजिकल टाइम फिजिकल वर्ल्ड से जुड़ा है, ठीक वैसे ही साइकोलॉजिकल टाइम हमारे मन में थॉट्स के मूवमेंट से पैदा होता है। हमारे मन में हमेशा कोई ना कोई विचार बना ही रहता है। एक विचार जाता नहीं कि दूसरा विचार तुरंत उसकी जगह ले लेता है। यहाँ तक कि नींद में भी ये विचार हमारा पीछा नहीं छोड़ते। वहाँ ये सपनों के रूप में मौजूद रहते हैं। विचार तब पैदा होते हैं जब हमारा मन पास्ट एक्सपीरियंस, मेमोरीज और नॉलेज के जरिए प्रेजेंट यानी वर्तमान में एक्ट करता है, ताकि फ्यूचर बेहतर हो सके। थॉट के इसी मूवमेंट से हमारे मन में साइकोलॉजिकल टाइम का भ्रम पैदा होता है, और टाइम का ये रूप वास्तविक नहीं है, ये केवल एक इल्यूज़न है। तभी तो हमारा मन हमेशा या तो पास्ट में जीता है या फिर फ्यूचर की कल्पना करता है। वह प्रेजेंट में नहीं रह सकता, क्योंकि ऐसा करने के लिए मन को स्थिर होना होगा, और स्थिर मन में थॉट्स का मूवमेंट नहीं होता, और इसलिए साइकोलॉजिकल टाइम भी नहीं होता। फिजिक्स के लिए टाइम क्या है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि टाइम को मेज़र करना इम्पोर्टेंट है। किसी भी फिनोमिना को ठीक से समझने के लिए टाइम का मेज़रमेंट ज़रूरी है।
कार चलाने की स्पीड से लेकर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के ठीक से ऑपरेट करने में जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है वो एक्यूरेट टाइम मेजरमेंट के बगैर काम कर ही नहीं सकती। तो ये तो हम पहले ही जान चुके हैं कि फिजिक्स ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है, पर इस वीडियो के ख़त्म होते होते मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, बल्कि पूछना चाहूँगा कि यदि इस यूनिवर्स में कोई ऑब्जर्वर ही ना हो तो क्या फिर भी टाइम एग्जिस्ट करेगा? आपके मन में फर्स्ट थॉट तो यही आया होगा कि क्यों नहीं, भला हमारे ऑब्जर्वर के होने ना होने से समय के एग्जिस्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ता है। Let me know your thoughts in the comment section. Please like and share, and do not forget to subscribe if you are new.